Hello students. uh, in today's lecture we are going to conclude with the last topic of this second chapter, that is nitrogen cycle. Okay, इस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का कंक्लूड करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल जो है ये यहाँ पे पूरा साइकिल यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैप्टर में देखा कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो ऐड होता है, प्लांट्स उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस है वो सॉइल में कैसे जाएगा, सॉइल किस तरीके से एक्चुअली एग्जैक्टली वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल जो होगा वो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी टोटल प्रोपोर्शन में जितने भी गैसेस है उसका 78% जो है वो नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करके रखे, मतलब 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ही है। बाकी के जो 22% है उसमें अलग अलग तरीके के सारे हमारे गैसेस आ जाएंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसको कंज्यूम करके प्लांट क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमने रखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो। ठीक है, अब वो नाइट्रोजन जो होगा वो सॉइल के अंदर फिक्स होगा। कैसे, तो बाय बैक्टीरिया। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन गैस को, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को सॉइल के अंदर फिक्स करने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक ये नाइट्रोजन फिक्सिंग हमारे लिए बैक्टीरिया होंगे। देन ब्लू ग्रीन एल्गे, जो एल्गे का टॉपिक हमने पढ़ा उसमें भी हमने ये देखा था कि ये एल्गे जो है वो इस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, एल्गे का ही ये एक ब्रीड है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे। और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो एनवायरमेंटल यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को सॉइल में फिक्स करने में, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो भी हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग दैट इज द लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग इन द सेंस जो हमारा मानसून सीजन में बिजली होता है दैट इज नोन एज लाइटनिंग। ठीक है, जिन्होंने ये 15 चैप्टर पढ़ा होगा उनमें लाइटनिंग का पूरा कंसेप्ट पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये लाइटनिंग जो है, ठीक है, वो क्या है, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि आयन से बना हुआ है। ठीक है, दो तरीके के हमारे आयन्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आयन्स जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके के हमारे गैसेस के एलिमेंट्स के होते हैं। अब ये लाइटनिंग जो होता है वो जब स्ट्राइक होता है, ठीक है, दो तरीके के लाइटनिंग होते हैं। ठीक है, तो जो लाइटनिंग अर्थ और क्लाउड के बीच में होता है, ठीक है, वो लाइटनिंग जब अर्थ के ऊपर स्ट्राइक होता है तो वो सीधा कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है। ठीक है, और ये लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजनस, हम कह सकते हैं कि आयंस जो है वो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो लाइटनिंग भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर क्या करना है, हमें फिक्स करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसमें क्या कौन कौन हमारी हेल्प करता है, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, और नेचुरल फिनोमेना दैट इज द लाइटनिंग। इतनी चीजें हमारी क्या करता है, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो एटमॉस्फेयर में से ही ना कर ले। ठीक है, ये सॉइल में लगाने की जरूरत ही क्या पड़े। ठीक है, पर प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस जो है उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या करना पड़ता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजनियस ऑक्साइड्स के फॉर्म में उनको खास करके चाहिए होता है। तो सॉइल में क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो होते हैं,
वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि सॉइल में फिक्स हुआ है, उसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे है कि दैट इज कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज, वी कैन से दैट नाइट्रोजन एसिमिलेशन। उसके कंपाउंड्स में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा नाइट्रोजनियस, नाइट्रोजन जो होगा वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनियस ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स होंगे, ये सारे अलग अलग तरीके के उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म होंगे, या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे कंपाउंड्स जो है वो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए देखो ये साइकिल यहाँ से अब इधर जा रहा है। ठीक है, इधर एक छोटा सा दूसरा साइकिल रहेगा जो कि कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स नाइट्रोजन के सॉइल के अंदर जनरेट हुए हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है वो प्लांट्स क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। प्लांट्स के अंदर रूट्स होते हैं, ये रूट्स क्या करते हैं, पानी कंज्यूम करते हैं। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होंगे वो सॉइल के अंदर ही वाटर के साथ में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा वाटर जब रूट्स कंज्यूम कर रहे होंगे उसके साथ में ही हम कह सकते हैं कि रूट्स क्या कर लेंगे, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी कंज्यूम कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो होंगे वो रूट के थ्रू क्या करेंगे, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है उसको कंज्यूम करेंगे, और एज अ न्यूट्रिएंट वो अपने बॉडी के अंदर इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यूज करेंगे, और खुद प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो होंगे। ठीक है, या ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ प्लांट्स का काम। ठीक है, अब ये प्लांट्स जो है उसके साथ अब दो चीज हो सकती है। प्लांट जब हो गया, हम से कह सकते हैं कि फलीभूत हो गया, बड़ा सा हो गया, ग्रो हो गया, तो उसके साथ अब दो चीजें हो सकती है। पहली चीज कि वो प्लांट दैट कैन बी ईटन एज अ फूड बाय एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स यानी कि हम भी आ गए हैं उसमें। ठीक है, तो एनिमल्स जो है उसको एज अ फूड वो कंज्यूम कर लेंगे, और या तो फिर दूसरी चीज उसके साथ क्या हो जाएगी, डेथ एंड डीके। वो प्लांट जो है वो ड्राई हो जाएगा, और वो डिकेइंग इन द सेंस कि उसका सड़ना शुरू हो जाएगा। दो चीज उसके साथ हो सकती है। ठीक है, तो अगर प्लांट जो है उसकी डेथ हो गई और उसका डिकेइंग यानी कि सड़ना शुरू हो गया, तो वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, जमीन में ही जाएगा। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो बाद में। तो जो प्लांट जो है, ठीक है, वो अल्टीमेटली जब डीके होगा या डेड प्लांट का जो रेसिड्यूज होंगे, यानी कि बचा कुचा प्लांट जो होगा, वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, जाएगा तो जमीन में ही। ठीक है, वहीं पे रखने वाले हैं हम, कहीं टांग के तो रखने नहीं वाले। ठीक है, तो जमीन में ये क्या होगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट के जैसे एनेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उस डेड प्लांट के अंदर भी कंज्यूम्ड नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स तो होंगे ही। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई जो होंगे वो उसको क्या करेंगे, अच्छे से डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोजिशन से वो वापस से सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि साइकिल हुआ। अब दूसरा जो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अब एनिमल्स जो भी चीज कंज्यूम करेंगे तो उसमें से अपने बॉडी के लिए न्यूट्रिशन गेन कर लेंगे, बाकी की चीजें जो वेस्ट होगा उनका एक्सक्रेटा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सॉइल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दैट वी कैन एक्सक्रिएशंस, यानी कि एनिमल्स जो भी खाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, या तो एनिमल जो होगा वो कभी ना कभी मर जाएगा। ठीक है, और या तो वो एनिमल जो होगा वो एक्सक्रिएशन करेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपना वेस्ट रिमूव करेगा अपनी बॉडी में से। ठीक है तो ये जो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रिएशंस है वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाने वाले हैं, सॉइल में जाने वाले। अगर एनिमल का डेथ होगा तो डेथ होने के बाद उसका बॉडी भी कहाँ जाएगा, सॉइल में ही जाएगा। ठीक है, इसलिए वो वापस से क्या करेंगे, नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स का भी हम कह सकते हैं कि वेस्ट जो होगा वो सॉइल में ऐड होगा, या एनिमल का एक्सक्रिएशन जो होगा, एक्सक्रेटा जो होगा, ठीक है, यानी कि एनिमल का वेस्ट, हमारा सीवेज वेस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, वो भी अल्टीमेटली कहाँ पे ऐड होगा, सॉइल में ऐड होगा। ठीक है, और वो बैक्टीरिया और फंजाई अगेन उसको डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, कन्वर्ट होता है इधर। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है उसको एमोनिफिकेशन भी कहा जाता है।
ठीक है, तो वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और अमोनिया का जो हम केमिकल फॉर्मूला देखिए तो दैट विल बी NH3, इन विच N स्टैंड्स फॉर द नाइट्रोजन, H स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोजन। तो NH3 में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन के फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, ये कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा वो कहाँ पे, अगेन सॉइल में ऐड हो जाएगा। तो ये अगेन एक अंदर का अंदर साइकिल ये चलता ही रहेगा। ठीक है, कि नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ नेचुरली, उसका कन्वर्जन हुआ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ये कंपाउंड्स प्लांट्स ने कंज्यूम किए, ये प्लांट्स एनिमल ने कंज्यूम किए, एनिमल्स ने ये सारी चीज़ें अपने बॉडी में से रिमूव की या तो फिर खुद मर गए, यानी कि उनका डेड बॉडी। ये सारी चीज़ें क्या हुई, सॉइल के अंदर ऐड हुई, सॉइल में वापस से बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, या प्लांट्स के जो डेड रेसिड्यूज थे, ठीक है, या उनका जो भी हम कह सकते हैं कि वेस्ट था, वो वापस से सॉइल में आया और बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ठीक है, तो ये एक हुआ। अब ये सारे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो वापस से हम कह सकते हैं कि क्या होंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे तो ऑफकोर्स एक साथ नहीं होंगे, ये सारे पैरेलल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ प्रोपोर्शन जो होगा वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस से उसको नाइट्रोजन में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट करते हैं। तो वो सारे जो बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, वो एटमॉस्फेयर में ऐड कर देंगे। तो वो जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, तो इससे नाइट्रोजन जो होगा वो वापस से एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा साइकिल जो होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सो क्विक रिवीजन कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होंगे, सॉइल में उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, कि जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और लाइटनिंग क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट्स जो होंगे वो कंज्यूम करेंगे, इन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, और एनिमल्स अपना जो भी एक्सक्रिएशन करेंगे या उनका डेड बॉडी जो होगा वो अगेन सॉइल में ऐड होगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। और प्लांट का भी जो भी वेस्ट है वो भी, या डेड प्लांट्स या तो फिर प्लांट रेसिड्यूज भी जो है वो क्या होंगे, नाइट्रोजनियस वेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सॉइल में ऐड होंगे। ये सारी चीजें जो सॉइल में ऐड हुई है उनको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करके वापस से नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स है उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजनियस गैस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और एटमॉस्फेयर में ऐड कर देंगे। तो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यहाँ पे जो होगा वो एमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड का वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये प्रोसेस में यहाँ पे लिखता अगर जगह होती तो आप चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इतने प्रोसेस में ये पूरा हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। आप ये पूरा साइकिल जो है वो अच्छे से ड्रॉ कर दो और ये सारी चीज़ें मेंशन कर दो। ठीक है, फिर हम देखते हैं।
आप लोग पूरा ये साइकिल अच्छे से ड्रॉ करना, हाँ, ताकि आपको एक बार ड्रॉ करने का प्रैक्टिस भी हो जाए। कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर है वो एक बार आप लिखोगे तो आपको पता भी चलेगा। ठीक है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ, भले नोट्स में दिया ही है, मुझे मालूम ही है। ठीक है। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने ये पूरा साइकिल जो है वो अच्छे से बना दिया होगा। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं कि मैं पूरा चैप्टर आपको एक स्टोरी के जैसे हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा उसका एक हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, सो चैप्टर 2 हमारा था, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, उसमें हमने देखा कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, कि जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या ऐसे कोई अलग डिवाइस का यूज करना पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो इसका स्टडी होता है दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी करते हो दैट आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस इन द सेंस वो हर जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में भी, ओशन में भी, डेजर्ट में भी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आइस ग्लेशियर में भी। ठीक है, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग की स्किन के ऊपर भी होंगे और उनके बॉडी के अंदर भी होंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दिस आर द यूबिक्विटस, हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ अकेले सिंगल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉलोनीज में ग्रुप में पाए जाते हैं। फिर देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अनवांटेड वेदर कंडीशन में अपने बॉडी के ऊपर क्या कर लेते हैं, सिस्ट जैसे एक प्रोटेक्टिंग कवर जनरेट कर लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, देन हमने देखा कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड टू अस, यानी कि दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस, यानी कि दे आर आर एनिमीज। ओके,
तो बाद में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स देखे, ठीक है। तो ग्रुप्स में हमने सबसे पहले देखा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमने देखा कि दे आर जनरली सिंगल सेल्ड फाउंड इन कॉलोनीज, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल है हमारे लिए। कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जैसे है तो वो कर्ड बनाने के लिए यूज होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, ठीक है, वो हमने देखा। एंड सम बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कि जिसमें हमने देखा कि ये टाइफॉइड है, ठीक है। फिर आई थिंक सो डिप्थेरिया है। वैसे डिजीज जो है वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। हाँ, वूपिंग कफ है, फूड पॉइजनिंग है, तो ये सारी चीज़ें, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सारे बैक्टीरिया, ये सारे डिजीज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट ग्रुप इज एल्गे। एल्गे जो है वो जनरली प्लांट से सिमिलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। स्टैग्नेंट वाटर जहाँ जमा होता है उधर पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस से वो भी अपना क्या कर सकता है, खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन प्लांट्स के जैसे रूट्स या ऐसी चीज़ें उसमें होती नहीं है, स्टेम वगैरह, ठीक है, ब्रांचेस और वो सब होंगे नहीं, ठीक है। फिर वैसे तो एल्गे हमारे लिए कुछ खास काम का है नहीं, पर कुछ सम काइंड ऑफ एल्गेज आर कंज्यूम्ड एज अ फूड, ओके। और हार्मफुल में एक तो वो खास करके हमारे लिए वो पॉइजन क्रिएट करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो एक टाइप का एल्गे है वो हमारे लिए यूजफुल है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एल्गे के बारे में देखा था। कुछ एल्गे जो है वो सिंगल सेल होते हैं, कुछ एल्गे जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स जैसे कि क्लेमेडोमोनास और डायटोम्स है वो सिंगल सेल एल्गेज है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गे और स्पायरोगायरा जो है तो वो मल्टी सेल्यूलर एल्गेज है, ठीक है। बाद में हमने देखा था फंजाई। तो फंजाई जो है वो, इसका एग्जांपल हमने देखा था कि ब्रेड जो होता है, मॉइस्चरस ब्रेड, उसके ऊपर आप अगर 2-3 दिन में देखोगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर रहा होगा, वो आप देख पाओगे, एंड दैट इज द फंजाई, ओके। और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है दैट इज नोन एज हाइफी, ठीक है। फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। यूजफुल इस तरीके से जैसे कि ब्रेड है, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि इडली ढोकला ये बेक्ड आइटम्स है वो, और प्लस कॉमर्शियल आइटम यानी कि अल्कोहल, वाइन, ये सारी चीज़ें बनाने में फंजाई हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हार्मफुल इन द सेंस कि फंजाई जो है वो डिजीज क्रिएट करता है, फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवॉर्म है, ठीक है, ये सारी चीज़ें फंजाई जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, तो ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है उसके एग्जांपल्स जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, ठीक है, ये सारे सिंगल सेल प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम है। जनरली प्रोटोजोआ हमारे लिए कुछ यूजफुल नहीं है, वो हार्मफुल ही है, और अलग अलग तरीके की डिजीज हमारे बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, लाइक कॉलेरा, डायरिया एंड ऑल, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है तो वो मलेरिया हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, या मलेरिया से हमें सफ़र होना पड़ता है अगर प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर होता है तो, ठीक है। फिर हमने देखा वायरसेस। तो वायरसेस के बारे में खास चीज़ हमने देखी कि वायरसेस आर एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज सच। up till that viruses are in the environment or atmosphere, they are deactivated, but as they enter into the body of or animal body or plant body, they will get the host cell, and they will show their properties, and they will start we can say that reproducing, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन भी अपना शुरू कर देंगे और उनकी तादाद बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वायरस जो है। तो जब तक उनको होस्ट सेल नहीं मिलता है, खास करके कोई एनिमल सेल, ठीक है, तब तक वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, कुछ भी अपना असर दिखाते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कोई एनिमल के अंदर वो एंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हमने वायरस इसके बारे में देखा था। वायरस के एग्जांपल्स, एक तो ये अपना है ही कोरोना वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ठीक है। तो ऐसे कई अलग अलग तरीके के वायरस है जिनसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है। फिर मीजल्स है, रूबेला है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये सारे, पोलियो है, ये सारे डिजीज होते हैं, ठीक है। और इनका प्रिवेंशन हमने देखा था कि वैक्सीन जो है उसी से वायरस के से होने वाले डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। वायरस के लिए कोई मेडिसिन होते नहीं है, ठीक है, उनके लिए वैक्सीन होते हैं जो कि पहले से लेने होते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें देखा था वायरसेस के बारे में, ओके। फिर हमने देखा कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो इन मेकिंग ऑफ कर्ड फटाफट बता दूं तो ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं, उसमें हम कर्ड डालते हैं कि जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं,
जो कि मिल्क के अंदर का जो लैक्टोज शुगर है उसको कंज्यूम करते हैं और उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में करते हैं, और केजिन प्रोटीन जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है उसका कोएगुलेशन होता है और धीरे 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 हमारा कर्ड बनता जाता है। ठीक है, तो ये कर्ड का प्रोसेस है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे यूजफुल है। ब्रेड और हम कह सकते हैं कि केक, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यीस्ट फंजाई जो हम यूज़ करते हैं कि जो फर्मेंटेशन करता है और उसके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह शुगर जो प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करता है और उसको रेस्पिरेशन के थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज करता है। बेकिंग के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और इसी वजह से हमारा ब्रेड या जो भी चीज बन है वो कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फिर हमने देखा था कि दे आर यूजफुल इन मेकिंग कॉमर्शियल आइटम्स लाइक एल्कोहल, वाइन एंड ऑल। ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि यीस्ट फंजाई अगेन यूज होता है और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, यानी कि फ्रूट जूसेस वगैरह में जो शुगर होता है उसको वो एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ग्रेजुअली ये फर्मेंटेशन प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसी वजह से एल्कोहल वगैरह जितना पुराना उतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा एल्कोहल देखा था कि जिसमें फंजाई का यूज़ था। ठीक है, फिर मेडिसिनल यूज़ हमने देखा था कि अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स और वो सारी चीज़ें बनाने में ये फंजाई और बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। ठीक है, और वैक्सीन हमने देखा था कि डेड वायरस इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में, यानी कि उन्हीं से वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। तो ये यूजेस हमने देखे थे। फिर हमने देखा था कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया जो है वो खास करके हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि दे आर द डिकम्पोजर्स। वो सारा डेड वेजिटेशंस जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं। फिर हमने सॉइल के लिए भी उसकी यूजफुलनेस देखी थी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल रहते हैं, इस वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या करते हैं हमारे लिए इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हमने देखा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस में हमने देखा कि डिजीज कब होंगे कि जब ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर होंगे। अब ये बॉडी में एंटर कहाँ से होते हैं, तो थ्रू एयर, थ्रू फूड और वाटर, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स एंड थ्रू फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन चीज़ों से ये हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और इससे जो ये स्प्रेड होते हैं, वैसे डिजीज को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा एक तरीका है कि वो हमारे बॉडी में एंटर होंगे, दैट इज बाय द कैरियर्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। ठीक है, तो हमने इनके देखे थे प्रिवेंटिव मेजर्स की एयर के थ्रू फैलते हैं तो उसके लिए हमें मास्क यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फूड और वाटर जो है वो हम फूड खास करके हमें फ्रेश और वेल कुक्ड फूड कंज्यूम करना चाहिए, वाटर प्योरीफाइड कंज्यूम करना चाहिए। नीडल्स वगैरह सारी चीज़ें हमें डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए और हमेशा वो हमारे सामने अनरैप करे वही हमें इंसिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर फिजिकल कांटेक्ट के लिए इसमें हमने देखा था कि इन्फेक्टेड पर्सन अगर हमें मालूम है तो उसके साथ हमें कोई डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट उनके साथ में करना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर कैरियर्स के बारे में हमने देखा था, तो हाउस फ्लाई उसका एक कैरियर है। ठीक है, वो अपने हमेशा गार्बेज में उसका ब्रीडिंग होता है, अपने साथ काफ़ी सारे माइक्रोब्स अपने बॉडी पे, लेग पे, हेयर पे कैरी करता है। वो घर पे आके फूड पे बैठता है, उस तरीके से वो क्या करता है, डिजीज स्प्रेड करता है। वैसा फूड हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हमें भी उसी पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स में प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज हमने देखा था और विंडोज़ वगैरह पे नेट वगैरह हमें लगा के रखना चाहिए। फिर मॉस्किटोज के कैरियर्स में हमने देखा था कि एक एनिफिलीज फीमेल मॉस्किटो होते हैं तो वो मलेरिया का पैरासाइट कैरी करते हैं। एडीज मॉस्किटो होते हैं तो वो डेंगू का पैरासाइट कैरी करते हैं। ऐसे मॉस्किटोज इंजेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव माइक्रोब्स या पैथोजेंस जो है वो हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से पर्सन को वन और द अदर डिजीज से क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स था कि मॉस्किटोज जो है उनका ब्रीडिंग जो है वो स्टेगनेंट वाटर में, जमे हुए पानी में होता है,
तो वो हमें अलग अलग तरीके से अवॉइड करना चाहिए। ओवरहेड टैंक्स है, ये सारी चीज़ें सराउंडिंग को हमें क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। विंडोज़ पे नेट लगा के रखना चाहिए। मॉस्किटल रिपेलेंट केमिकल्स, क्रीम्स, स्प्रे, ये सारी चीज़ें हमें स्प्रेड करनी चाहिए या बॉडी पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उसमें। फिर एनिमल्स में और प्लांट्स में हमने देखा था कि एनिमल्स में जैसे कि फिट डिजीज़ है, माउथ डिजीज़ है, उसमें उनको ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। फिर एंथ्रेक्स डिजीज़ है, तो वैसे डिजीज़ हमने उसमें देखे थे। प्लांट्स में हमने देखा था कि येलो वेन मोज़ेक है, ठीक है, ओकरा, रस्ट ऑफ व्हीट है। तो वैसे अलग अलग डिजीज़ जो है वो प्लांट्स में भी ये बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस क्या करते हैं, अलग अलग स्प्रेड करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि फूड पॉइजनिंग, ठीक है, कि माइक्रोब्स जो है वो हमारे फूड को भी क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। वैसा फूड कंज्यूम करने से जो डिजीज होता है दैट इज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग अगर हमारा फूड जो है वो स्पॉइल है या कंटेमिनेटेड है तो उसका स्मेल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। वहाँ से हमें ये पता लग सकता है कि ये फूड जो है वो अब अच्छा नहीं है या कंज्यूम करने के लायक नहीं है, ठीक है। देन हमने देखा था कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये सारा फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और फूड प्रिजर्विंग सारे हमने अलग अलग टेक्निक्स देखे थे। सन ड्राइंग देखा था, ठीक है, यानी कि सुखा के। फिर कूलिंग देखा था रेफ्रिजरेटर में। डीप फ्रीजिंग देखा था फ्रीजर में फ्रीज करके, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर बाय अप्लाइंग सॉल्ट, सॉल्ट में हम फूड प्रिजर्व रख सकते हैं। शुगर, जिसमें जैम्स, स्क्वैशेस और वे सब चीज़ें हमने देखा था, ठीक है। फिर हमारा जो मैंगो का वो सब होता है वो, ठीक है। फिर हमने मस्टर्ड ऑयल, और हम कह सकते हैं कि विनेगर में चीज़ें प्रिजर्व रखी जाती है, जिसमें हमारे अचार वगैरह जो हमने देखे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, कि जिसमें ये सोडियम बेंजोएट और वैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो है वो डाले जाते हैं, कि जिससे ये फूड जो है वो लंबे समय तक कैसा रहता है, प्रिजर्व रहता है, ठीक है। फिर हमने देखा था पैस्चराइजेशन, कि जिसमें मिल्क को काफ़ी ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, 15-20 मिनट तक बॉईल किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, ठीक है। 15-20 मिनट तक बॉईल किया जाता है, बाद में रैपिडली उसको ठंडा करके बैग्स में फिल कर दिया जाता है। वैसे बैग्स को हम 2-3 दिन तक फुल टेम्परेचर पे रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में, ठीक है। तो दैट इज़ पैस्चराइजेशन। और लास्ट में हमने देखा था कि उनको एयर टाइट या टेट्रा पैक्स और वैसे पैकेट्स में उनको हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, जो हमारे पोटैटो चिप्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक फिर हमने यहाँ पे ये आज कंक्लूड किया, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कि जिसमें हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, ठीक है। फिर हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू उनका कन्वर्जन देखा कि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। वैसे कंपाउंड्स प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करेंगे, एनिमल या तो एक्सक्रिएशन करेंगे या उनका डेड बॉडी, ये सारी चीज़ें, और डेड प्लांट्स सॉइल में ऐड हो जाएगी। सॉइल में ये बैक्टीरिया और फंजाई उसको डिकम्पोज करके वापस से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में देखी। चैप्टर रिवाइज इसलिए किया कि इस तरीके से आप पूरा चैप्टर याद रख लोगे तो कोई भी आंसर लिखने में आपको दिक्कत होगा नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, जस्ट some key points or keywords should be there in your answers, okay। सो अब आपका मैथ्स का सेकेंड चैप्टर का एग्ज़ाम होने के बाद आपका ये साइंस का नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, सेकेंड चैप्टर का। सो प्रिपेयर फॉर द सेम, अगेन नोट्स आपको रीड करने हैं, क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं अब मंडे से कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ठीक है, आइदर इन मैथ्स और साइंस और जो भी है, मैंने डिटेल्स मंगवाई आप लोगों से। सो लेट्स सी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू सून।